हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 30 में 20 नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ रामधारी सिंह दिनकर यानी राष्ट्रकवि थे द्वारा रचित है? साकेत, संस्कृति के 4 अध्याय, त्यागपत्र या गोदान? तो देखते हैं, साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी, गोदान की रचना प्रेमचंद्र ने की थी, त्यागपत्र की रचना जैनेन्द्र कुमार ने की थी, जबकि संस्कृति के 4 अध्याय, इसमें भारत की संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। इसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा की गई थी और यह पब्लिश हुआ था 1956 में। तो हमारा उत्तर होगा संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। और कब पब्लिश हुआ था? ये 1956 में पब्लिश किया गया था। ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास? तो गिरिजा व्यास 2008 से 2011 तक NCW की अध्यक्षा थी। ममता शर्मा 2011 से 2014 तक NCW की अध्यक्षा थी। 2014 से ललिता कुमार मंगलम 2014 से सितंबर 2018 तक NCW की अध्यक्षा थी, जबकि रेखा शर्मा 2008 से अब तक NCW 2018 से अब तक NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो हमारा उत्तर होगा रेखा शर्मा, ये हरियाणा की हैं। और रेखा शर्मा, NCW की स्थापना 1992 में की गई थी। ये भारत सरकार की एक संवैधानिक निकाय है जिसके अंतर्गत महिला पर होने वाले अपराधों के लिए यह स्वतः संज्ञान लेती हैं। हमारा तीसरा सवाल है, यदि m इक्वल टू 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 7 गुने 5 के पावर 10 और n बराबर 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने 7 के पावर 12 हो, तो m तथा n का HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में क्या अंतर है? जो दोनों में पद मिलते हो वो हमारा HCF होता है। तो हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन है 2 × 3 × 5 × 7 यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 या 5 गुने 10 का 5 का पावर 10 गुने 7 का पावर 12, या तीसरा ऑप्शन है 2 के पावर 5 गुने 3 का पावर 7। चौथा ऑप्शन है 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 7 गुने 5 के पावर 10 गुने 7 का पावर 12। तो हमारा उत्तर होगा 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 7। बस इसमें 5 ही मिल रहे हैं और इसमें 7 मिल रहे हैं। जबकि एलसीएम अगर पूछता तो एलसीएम बराबर हो जाता, जो सबसे बड़ा पद होगा 2 का पावर 7 गुने 3 का पावर 8 गुने 5 का पावर 10 गुने 7 का पावर 12, ये हमारा एलसीएम होता। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई यानी एसआई यूनिट न्यूटन है? भार और द्रव्यमान, भार को वजन भी कहा जाता है, वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग, भार और त्वरण, भार और बल। तो हम जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, भार का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है, क्योंकि भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल यानी m इंटू जी। तो हमारा उत्तर होगा भार और बल। इन दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन है।
हमारा पांचवा सवाल है स्टूडेंट, इन 714 में क्या होंगे? तो देखते हैं, ए नीचे वाला जो है z बराबर 7 है और ऊपर वाला a होता है, मास नंबर होता है 14 है। तो मास नंबर बराबर होता है a बराबर होता है p प्लस n और z बराबर होता है e बराबर p, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। तो ये नीचे वाला 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा, प्रोटॉन भी 7 होगा। अब देखते हैं ये 14 है तो 14 बराबर प्रोटॉन जो है 7 है प्लस n है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 7 बराबर 7, यानी न्यूट्रॉन भी 7 होंगे। तो हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसमें सब सही है, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रॉम या फर्मी। तो फर्मी का उपयोग जो है रेडियो एक्टिविटी के बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है एक एंगस्ट्रॉम या बराबर होता है 1/1000 मिली, यानी मिलीमीटर का 1000वां भाग। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसका मान 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है। ये औसत दूरी जो है ये है तकरीबन 14,95,00,000। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14,95,97,870 किलोमीटर ये होता है इसका मान। गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है 3.766 गुने 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 6.673 गुने 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 980 न्यूटन मीटर स्क्वायर या 9.8 मीटर सेकेंड। तो हमारा उत्तर होगा 6.673 गुने 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है, दहसाला पद्धति किसने लागू किया? बिरबल ने, अबुल फजल ने, अब्दुल रहीम ने या टोडरमल ने? तो दहसाला पद्धति अकबर के 24वें वर्ष, अकबर के शासन काल के 24वें वर्ष में मुगलों के द्वारा दहसाला पद्धति को लागू किया गया था और लागू करने वाले व्यक्ति थे टोडरमल। 1580 में उन्होंने दहसाला पद्धति को खेती पर लागू किया था। दह मतलब 10 साल के लिए। तो हमारा उत्तर होगा टोडरमल। कब लागू किया था? 1580 में। किसके शासन काल में? अकबर के शासन के 24वें वर्ष में। शासन के 1556 में अकबर सम्राट बना था। शासन के 24वें वर्ष में टोडरमल को भारत में भू सुधार के लिए जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है। टोडरमल अकबर के कृषि मंत्री थे। अल्कोहल में कौन सा समूह उपस्थित होता है? प्रश्न संख्या 9, CHO, COOH, O या OH? तो देखते हैं CHO, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। O को जो है ईथर समूह कहते हैं और OH को हाइड्रोक्सिल समूह यानी अल्कोहल समूह कहा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा OH। ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10,
चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होगा? 6 गुना, 5 गुना, 1/6 गुना या 1/5 गुना? तो हमारा उत्तर होगा, अगर मान लिया जाए किसी वस्तु का वजन जो है पृथ्वी पर 1 गुना है, तो चंद्रमा पर उसका वजन, चूंकि वहां वायु नहीं है इसलिए उसका वजन 1/6 गुना होगा, 1/6 गुना। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 11 है, राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत कौन थे? रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, यामुनाचार्य, कुलशेखर। तो 15वीं शताब्दी में बंगाल में एक संत हुए थे जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु है। उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाया और उन्होंने वृंदावन को फिर से सजाया था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु जगन्नाथपुरी में हुई थी 1534 या 35 ईस्वी में। तो हमारा उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। हमारा अगला सवाल है, अगर किसी वस्तु की गति को 4 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी, 8 गुनी, 16 गुनी या 64 गुनी? तो देखते हैं K बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो K1 बराबर है 1/2 mv² प्रारंभिक अवस्था में, और जो दूसरी स्थिति है वो 4 गुनी है, तो K2 बराबर 1/2 इंटू m इंटू 4v² बराबर हो जाएगा 1/2 गुने m गुने 4 चौका 16v²। तो अगर इसको हम देखते हैं आगे की स्थिति में तो हो जाएगा K2/K1 बराबर हो जाएगा 1/2 mv² गुने 16 बटे K1 हमारा है 1/2 mv²। mv² से mv² कट गया तो हमारे पास 16 बचा, तो हमारा उत्तर होगा 16 गुना। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 13, भारत में सर्वाधिक बाघ कहां पाए जाते हैं? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, गिर नेशनल पार्क गुजरात, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड या पेरियार नेशनल पार्क केरल? तो हमारा उत्तर होगा कान्हा नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघ यानी 561 बाघ जो हैं पाए जाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। जबकि कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या के हिसाब से इसका चौथा स्थान है। गिर नेशनल पार्क जो है यह शेरों के लिए बनाया गया है, और पेरियार नेशनल पार्क जो था 1950 में स्थापित होने वाला यह पार्क हाथियों के लिए था, लेकिन 1978 में यहाँ बाघ प्रोजेक्ट टाइगर को भी लागू किया गया। हमारा 14 नंबर का सवाल है, इनमें से किस स्थान पर ऊंटों की दौड़ होती है? हम्पी यानी गुजरात में, सूरजकुंड में, हरिद्वार में या पुष्कर में? तो पुष्कर में जो है, पुष्कर मेले में ऊंटों की दौड़ होती है। यह मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन से राजस्थान में के अजमेर जिले में, अजमेर के मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में लगता है। यहाँ भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है और भगवान विष्णु का श्री रंगनाथ मंदिर यहाँ अवस्थित है। तो हमारा उत्तर होगा पुष्कर में ऊंटों की दौड़ होती है, पुष्कर, और यहाँ ऊंटों का मेला भी लगता है, पुष्कर राजस्थान। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट, जैविक खाद के रूप में इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला का, खोई का, यूरिया का या कोलेस्ट्रेडियम का?
तो एजोला एक शैवाल है, इसका प्रयोग जो है जैविक खाद के रूप में किया जाता है। इसके अलावा राइबोजियम का केंचुआ के द्वारा भी जो है, और नील हरित शैवाल का उपयोग जो है जैविक खाद के रूप में होता है। हमारा उत्तर होगा एजोला। एजोला एक शैवाल है, एजोला का प्रयोग जो है जैविक खाद के रूप में होता है, ये शैवाल है। इसके अलावा बैक्टीरिया है राइजोबियम, राइजोबियम का भी प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम के अलावा जो है केंचुआ का प्रयोग किया जाता है कंपोस्ट बनाने के लिए, वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ। और केंचुआ के अलावा नील हरित शैवाल का भी प्रयोग जो है जैविक खाद बनाने में किया जाता है, जैविक नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 के ऊपर विचार करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 क्या है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, भारत में डीजल रेल इंजन बनाने का दूसरा कारखाना कहां स्थापित किया गया है? मढ़ौरा सारण बिहार, पटना बिहार, मुंबई महाराष्ट्र या कोलकाता पश्चिम बंगाल? तो हमारा उत्तर होगा 2018 में मढ़ौरा में रेल इंजन, डीजल रेल इंजन बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित किया गया। ये जो है जीई समूह, एक प्राइवेट कंपनी है जीई समूह, और भारत सरकार के रेल मंत्रालय की संयुक्त परियोजना में है, जिसमें जीई समूह का 74% शेयर है, जबकि भारत सरकार के रेल मंत्रालय का 26% शेयर है। और यह जो है मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया है। 2018 से इसने काम शुरू कर दिया है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इसका उद्घाटन 2019 में किया था। तो हमारा उत्तर होगा मढ़ौरा। इसके पहले भारत में पहला डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थापित किया गया था। फर्स्ट था वाराणसी, बनारस, 1961 में, 1961 में। और यह मढ़ौरा वाला कारखाना काम शुरू किया है 2018 से। ठीक है, अगला सवाल है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी? लैमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, मेंडल ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? ग्रोगर, जेन, मेंडल, जॉन मेंडल? तो हमारा उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन ने 24 नवंबर 1859 को एक पुस्तक प्रकाशित किया था, जिसका नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ये रहने वाले थे अमेरिका के, यूएसए के, और इस पुस्तक में इन्होंने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के बारे में विस्तृत चर्चा की है। कब हुआ था? 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुआ था यह पुस्तक। हमारा प्रश्न संख्या 18 है, 0.2 का मान कितना होगा? 0.2, 0.02, 0.447 या 0.632? तो देखते हैं, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 0.2 का मतलब 2/10, √2 का मान बटे √10 का मान, और 2 का मान होता है 1.414, और √10 का मान होता है 3.162 डिवाइड करते हैं तो ये होगा 0.447। हमारा उत्तर होगा 0.447, ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19, बीसीजी आप जानते हैं कि क्षय रोग का टीका है। बीसीजी बच्चों को दिया जाता है। टीबी के बारे में सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने इस जीवाणु की खोज की थी। रॉबर्ट कोच जो जर्मनी के रहने वाले थे 1882 में। तो बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? इस टीके की खोज फ्रांस के 2 वैज्ञानिकों ने की थी। 1921 से यह टीका दिया जा रहा है। समय है 5 माह 48 दिन 7 दिन या जन्म के तुरंत बाद। तो जन्म के तुरंत बाद से लेकर 1 वर्ष के भीतर
तक BCG के टीके बच्चों को दिए जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः स्थिति में जन्म के तुरंत बाद जो है बच्चे को BCG का टीका लगा दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर बच्चे को हेपेटाइटिस का टीका भी लगाया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा जन्म के तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद, तुरंत बाद, ये हमारा उत्तर होगा। और स्थिति है अंतिम स्थिति 1 वर्ष के आयु के पहले, क्योंकि 1 वर्ष के बाद बच्चे को BCG का टीका नहीं लगाया जाता है। अगला सवाल है हिम रेखा किसे कहते हैं? वह काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है, वह रेखा जहां बर्फ पिघलती है, या वह रेखा जहां गर्मी में बर्फ पड़ती है, और चौथा ऑप्शन है वह रेखा जहां कभी बर्फ नहीं पड़ती है। तो सामान्यतः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हिम रेखा की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर से 7000 मीटर है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका में यह समुद्र तल पर ही हिम रेखा होता है। हमारा उत्तर होगा वह काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है, उसको हिम रेखा कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। ध्रुवीय प्रदेश में इसकी ऊंचाई जो है औसत ऊंचाई समुद्र तल होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय प्रदेश में इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर से 7000 मीटर होते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष सामान्य ज्ञान के भाग 30 में 20 नए प्रश्नों के ऊपर विश्लेषणात्मक विवेचना किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।